CH-44 10वां दरवाजा। कमरे से गुजरते हुए एक बिंदु पर मानव ने गिनती खो दी थी कि वह कितने कमरों से गुजरा था। यह 10वां कमरा है, यह आखिरी कमरा है। विवेक ने अपनी सामान्य मुस्कान पहन रखी थी, लेकिन मानव उसे घूरने से रोक नहीं सका। यह विवेक था जिसे उसने कभी नहीं देखा था। लंबी सफ़ेद दाढ़ी, ढेर सारी झुर्रियां और अब उसका सफ़ेद लबादा उनके समग्र रूप से मेल खाता लग रहा था। जब मानव ने विवेक को आखिरी बार देखा था, तब वह केवल अधेड़ उम्र का था। उसने अपने पुराने दोस्त को इतना पुराना कभी नहीं देखा था। मानव मदद नहीं कर सकता था, लेकिन बड़बड़ाता रहा, हालांकि वह जानता था कि विवेक उसे नहीं सुन सकता। लेकिन इसका मतलब है कि आप मुझसे ज़्यादा समय तक जीवित रहे। मानव का शरीर 50 वर्ष की आयु में मर गया और उसकी आत्मा रसातल में फंस गई। अब विवेक अपने 70 के दशक में दिखाई दिए। उनका पिछला शरारती रवैया कहीं नजर नहीं आ रहा था। वो अभी भी खुशी से मुस्कुरा रहे थे, लेकिन अब ये बुजुर्गों की दयालु मुस्कान की तरह लग रही थी। मानव ने सुन लिया कि विवेक को क्या कहना है। आर्यन के सपने। उन शब्दों पर मानव का शरीर कांप उठा, क्योंकि उसका नाम एक ऐसी आवाज में पुकारा गया था जिसमें उदासी का एक अवर्णनीय भाव था। 40 साल की उम्र तक दुनिया के शीर्ष पर खड़े, महान, दुनिया में सबका सम्मान पाने वाले गुरु, उसका दोस्त बनने में सक्षम होना उन चीजों में से एक है जिस पर मुझे अपने जीवन में सबसे अधिक गर्व है। मैं भी। मानव के होंठ फड़फड़ाए और उसने अपनी आंख में खुजली महसूस की। मैं भी करता हूं। मैं आपको आखिरी सवाल दूंगा, मेरा असली नाम क्या है? मानव कांप उठा। उसे लगा जैसे विवेक मुस्कुरा रहा है और उसे देख रहा है। ये प्रश्न, शायद पूरी दुनिया में उस सवाल का जवाब सिर्फ आर्यन ही जानता होगा। उस समय मानव को वास्तव में ऐसा लगने लगा था कि विवेक उसे देख रहा है, जैसे वो उसे आशा भरी निगाहों से देख रहा हो। विवेक सिन्हा। विवेक ने हंसी उड़ाई। यह उज्ज्वल और ताज़ा था। यह सही है, और अंदर सब कुछ तुम्हारे लिए है। क्या तुम्हें पता था? रुकना, मानव लालसा से भरी आवाज के साथ जल्दी से पूछा, ये जानते हुए कि उसकी आवाज कभी नहीं पहुंच सकती। विवेक फिर भी मुस्कुराया और अपने होठों को हिलाया। वह क्या था? मानव शब्द नहीं सुन सका। विवेक की आकृति भूत की तरह धीरे धीरे गायब हो गई। पिछले कमरे का आकार पहले वाले कमरे की तुलना में बहुत छोटा था। बाईं ओर एक मेज और कुर्सी थी और दाईं ओर कुछ जर्जर दिखने वाले भंडारण बक्से थे। अब तक जो कमरे उसने देखे थे, अगर वह भंडारण कक्ष थे, तो ये कमरा उस कमरे की तरह लग रहा था जिसमें कोई रहता था। पहले मानव बक्सों में गया। उनमें से 2 थे। जब मानव ने पहला बॉक्स खोला तो उसे वो वस्तु मिली जिसकी उसे तलाश थी। अंदर दूध जैसे पदार्थ से भरी एक छोटी बोतल थी। इसे देखते हुए मानव मदद नहीं कर सका, लेकिन इसका नाम कह सकता था। जमी हुई नदी। यह एक ऐसा तरल था जो मानव की पहुंच से बाहर केवल वेलिंग कैवन में पाया जा सकता था और हर 1000 साल में एक बूंद की दर से बनता था। सिर्फ एक बूंद पीने से शरीर की सभी नसें सक्रिय हो जाती हैं और मन की अधिकतम मात्रा और संवेदनशीलता विस्फोटक रूप से बढ़ जाती है। इसके अलावा किसी के मन कमरे का आकार भी कई गुना बढ़ जाएगा। अगर मूल मानव ने एक भी बूंद ली होती तो वह एक छलांग में सीधे 4 स्टार स्तर तक पहुंच पाता। जमी हुई नदी उन खजानों में से एक थी जिसे वास्तव में कोई नहीं जानता था कि यह वास्तव में मौजूद है या नहीं। बात यह भी थी कि मानव को जितनी जल्दी चाहिए उतनी जल्दी 7 स्टार तक पहुंचना था। उसने ध्यान से बोतल को अपने बैग में रख लिया। पहले बॉक्स में यही एकमात्र चीज थी। उसने उसके दाहिनी ओर दूसरा डिब्बा खोला। उसने जो पाया वह एक जोड़ी झुमके, एक रक्त लाल रत्न और एक नीला कंगन था। मानव ने अपनी आंखें बंद कर लीं। यहाँ रास्ते में मानव ने कई जादुई वस्तुओं को देखा था। ये जादुई वस्तुएं थीं जिन्हें जादूगर अपने जीवन की कीमत पर भी बदल देते थे। हालांकि उन्हें देखते हुए मानव की कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। लेकिन अब बात अलग थी। उसके सामने के झुमके अब उसके अपने थे। इयररिंग्स। इसने मन को सुचारू रूप से एकाग्र करने में मदद की और इसमें बाधा जादू भी शामिल था। आखिरी कमरे में होने के बावजूद ये कोई अद्भुत वस्तु नहीं थी। शुरुआत में मानव ने उन्हें सिर्फ टाइम पास करने के लिए बनाया था, लेकिन उन्होंने उन्हें विवेक को दे दिया था क्योंकि उन्होंने कहा था कि वह उन्हें किसी कारण से पसंद करते हैं। फिर भी मानव ने झुमके को बॉक्स से बाहर निकाल दिया जैसे कि वे एक खजाना थे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आपने इसे आखिरी कमरे में छोड़ा है। मानव मुस्कुराया और फिर ब्रेसलेट को देखा। यह कुछ ऐसा था जिसने अब तक देखी गई सभी जादुई वस्तुओं को पार कर लिया था। महान ऋषि के कर्मचारी। हालांकि यह अभी ब्रेसलेट के रूप में था, यह स्टाफ था जिसे विवेक ने बहुत प्यार किया था। यह उनका प्रतीक भी था।
इसने आपके मन को शुद्ध बना दिया और इसे अधिकतम तक केंद्रित कर दिया, जिससे आपकी जादुई शक्ति कई गुना बढ़ गई। इसमें 5 मंत्रों को संग्रहित करने का प्रभाव भी था, जिनका उपयोग आपातकालीन स्थितियों में किया जा सकता था। मानव ने जादू की वस्तुओं का उपयोग नहीं किया, लेकिन अब उसने अपना विचार बदलने का फैसला किया। क्योंकि इन सबसे ऊपर वस्तु विवेक की थी, इसलिए वह इसका उपयोग करना चाहता था। मानव ने तुरंत कान की बाली पहनी और ब्रेसलेट पहन लिया। फिर उसने लाल रत्न उठा लिया। ये एक प्रतिमाएं का मूल है। उसे ठीक से समझ नहीं आया। CH-45 कठपुतली की तलाश। विवेक एक उत्कृष्ट जादूगर था, लेकिन उसे गुड़िया बनाने की भी आदत थी। बस ये देखकर कि मन कितना कोर में था, वह बता सकता था कि इसमें कितना काम किया गया था। अंत में उसने डेस्क पर देखा। ये गर्म था, जैसे किसी ने इसे कुछ क्षण पहले ही इस्तेमाल किया हो। वास्तव में उस पर एक मोमबत्ती थी जो ऐसी लग रही थी जैसे वह अभी अभी जली हो। मानव को डेस्क पर जो मिला वो एक किताब थी। क्या यह एक डायरी थी? उसने खोल कर पढ़ा। आर्यन आगे चला गया है। ये तो बस पहला मुहावरा था, लेकिन मानव का सीना भारी लग रहा था। वो जिस सुरुचिपूर्ण हस्तलेखन के आदी थे, वह पूरी तरह से अस्त व्यस्त था, मानो लेखक उनकी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकता था। ये स्पष्ट रूप से प्रभु का कार्य है। कोई और उसे बिना कोई निशान छोड़े गायब नहीं कर सकता था। उनका फैसला सही था। वो भगवान ही थे। विवेक ने उल्लेख किया था कि आर्यन को रसातल में भेजा गया था। आर्यन शांतिदूत था। यह एक ऐसी भूमिका थी जिसे केवल वही निभा सकता था, और एक ऐसी नौकरी जिसे कोई और नहीं ले सकता था। मैंने उसका बोझ उठाने की कोशिश की, लेकिन एक पल भी ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं लगता कि यह काफी नहीं है। मुझे माफ करें। मुझे खेद है आर्यन, यह मेरे लिए असंभव है। पुस्तक के शब्द वहीं समाप्त हो गए। नहीं, एक और आखिरी पैराग्राफ बच रहा था। अगर कोई इसे देखता है तो कृपया इस अनातासिया, यह एक ऐसी प्रतिमा थी जो दवाई के रूप काम आती है, को पूरा करें। सुराग है। यह मेरी सबसे बड़ी कृति में अनातासिया, यह एक ऐसी प्रतिमा थी जो दवाई के रूप काम आती है। मानव ने फिर से मणि निकाल ली। जब उसने ध्यान से देखा तो उसे मणि पर खुदे हुए अक्षर दिखाई दे रहे थे। मानव ने एक शब्द बनाया, अनातासिया। तो यह विवेक द्वारा बनाया गई प्रतिमा है। हो सकता है कि उसने गायब होने के बाद इसे बनाया हो। मानव उत्सुक था। वो जो याद कर सकता था, विवेक कठपुतली के शिखर पर पहुंच गया था। वो अपने बनाए हर गोले से भी प्यार करता था, लेकिन उसने अपने किसी भी गोले में ऐसा विश्वास कभी व्यक्त नहीं किया था। एक प्रतिमा जिसे विवेक अपनी उत्कृष्ट कृति कहने में सक्षम था। इसमें कितनी शक्ति होगी? मानव ने अपना सिर हिलाया और प्रतिमा कोर को वापस अपने बैग में रख लिया। यह मूल रूप से नाभिक था। यह सबसे आवश्यक हिस्सा था, लेकिन यह अभी भी प्रतिमा बनाने के लिए पर्याप्त नहीं था। मानव गोले बनाने के बारे में लगभग कुछ नहीं जानता था। बोर होने पर उसने जो गोले बनाए थे वे इतने विनाशकारी थे कि इसने विवेक को पागल कर दिया। विवेक भी हंस पड़ा था। फिर भी वो प्रतिमाएं बनाने की कोशिश कर रहा था। उसे याद आया कि वह आदमी इतनी जोर से हंस रहा था कि वह तब तक आंसू बहाता रहा जब तक कि उसके चेहरे पर आग का गोला नहीं लग गया। वैसे भी उसके पास कोई सामग्री नहीं थी और वह नहीं जानता था कि यह कैसे करना है, इसलिए उसे बाद में उसके लिए इसे बनाने के लिए एक प्रतिभाशाली कठपुतली की तलाश करनी होगी। अगर मैं उस प्रतिमा को बनाता हूं तो मेरे पास एक स्पष्ट तस्वीर होनी चाहिए, जो कि मेरे गायब होने के बाद चीजें कैसे पूरी हुई देख सके। पुस्तक में जानकारी बहुत कम थी। यह उस समय अपनी स्थिति के बारे में रोते हुए विवेक के करीब था। विवेक ने जो जानकारी छोड़ी थी वह शायद अनातासिया के पास थी। मानव ने कमरे के चारों ओर देखा। एक और दरवाजा था जो बाहर निकलने जैसा लग रहा था। उसने ये सुनिश्चित करने के लिए एक बार फिर कमरे के चारों ओर देखा कि उसने अपनी जरूरत की हर चीज ले ली है। मानव ने एक पल के लिए झिझक कर किताब और कलम को अपने बैग में डेस्क पर रखा और चला गया। मानव के कमरे से जाने के तुरंत बाद दरवाजा बंद हो गया। रक्षात्मक जादू भी कमरे की रक्षा के लिए प्रकट हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि मानव का कमरा छोड़ने के बाद फिर से कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता था। बेशक इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसे वैसे भी वह मिल गया जो वह चाहता था। मानव एक अंधेरी गुफा से गुजरा और जब वह बाहर निकलने से कुछ कदमों की दूरी पर पहुंचा तो वह रुक गया। उसकी अभिव्यक्ति कठिन हो गई। मानव ने पीछे मुड़कर देखा। वह जिस गुफा में था वह एक मृत अंत था, इसलिए उसके पास बाहर जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसे यकीन था कि वह ये जानता था और बाहर उसका इंतजार कर रहा था। एक गहरी सांस लेते हुए मानव गुफा से निकल गया। यह एक ड्रेक था।
एक सामान्य ड्रेक के आकार का दर्जनों गुना अपनी उग्र लाल आंखों से मानव को घूर रहा है। इसका हर नुकीले दांत खुद मानव के आकार के थे। ड्रेक किंग वो पहाड़ों का शासक था जिसका मानव सामना नहीं करना चाहता था। ये सिर्फ वही नहीं था, मानो राजा की रखवाली कर रहे हों। पास में दर्जनों ड्रेक मंडरा रहे थे। मानव ने चारों ओर देखा। यह सबसे खराब स्थिति है। यह एक सरासर चट्टान थी जिसमें उसके लिए ठीक से कदम रखने के लिए कहीं नहीं था। प्रतिद्वंद्वी भी एक राक्षस था जो उड़ सकता था और सख्त त्वचा थी कि जादू के खिलाफ बहुत अच्छा काम नहीं करेगा। मानव ने आह भरी और अपना मुंह खोला। क्या तुम मेरा इंतजार कर रहे थे? ड्रेक किंग की चमकीली आंखें बस मानव को घूरती रहीं। मानव शांति से जारी रहा। मुझे पता है कि आपके पास बुद्धि है, मुझे उत्तर दो। क्या तुम मेरा इंतजार कर रहे थे? बिजली चमकना। ड्रेक किंग हंसे। आसपास के ड्रेक भी ऐसे चिल्लाए जैसे वे प्रतिक्रिया दे रहे हों। तुम बहुत दिलचस्प आदमी हो। हाँ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मैं उस इंसान की प्रतीक्षा कर रहा था जो बिना किसी डर के स्पेनियन के पहाड़ों में प्रवेश कर गया। ड्रेक किंग एक और हंसी उड़ाते हैं। आप यहाँ उस शक्ति को प्राप्त करने के लिए हैं जो इस पर्वत में छिपी। आप इस कालकोठरी के अस्तित्व के बारे में जानते हैं। ओह बेशक, मुझे इस जगह पर करते हुए 1000 साल हो चुका है। मैं ये भी नहीं जान सका। CH-46 फीनिक्स की वापसी। ड्रेक जो हवा से देख रहे थे सब झपट्टा मारने लगे। मानव ने अपने होंठों को काटा और दोनों हाथों से मंत्र स्पेल चलाने लगा। आइस स्पीयर, तारांकन तारांकन तारांकन। बर्फ के भाले आकाश में दिखाई दिए और हवा के झोंके से सशक्त होकर ड्रेक की ओर अविश्वसनीय शक्ति के साथ उड़ गए। भाले ने ड्रेक की मोटी त्वचा को कागज की तरह फाड़ दिया, फिर भी ड्रेक को कुछ नहीं हुआ। मानव अब ट्रिपल कास्टिंग करने में सक्षम था, लेकिन उनके पास ऐसा करने का समय नहीं था। उनके बैरियर को खरोंच दिया गया था जो उनके इयररिंग से बना था। यदि यह बाधा नहीं होती तो उसे रक्षात्मक जादू करने के लिए मजबूर होना पड़ता। वो इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान केंद्रित करके समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। जब तक उसने टोकुंटा के बारे में कुछ नहीं किया, जो कि कोर था, ड्रेक का पैक उस पर अनिश्चित काल तक हमला करता रहेगा। मानव ने आसपास मौजूद ड्रेक्स को मारते हुए गुस्से से इधर उधर देखा। क्या मैं उसके शरीर में विस्फोट कर सकता हूं? अगर मैं इसे ठीक से समन्वयित करता हूं, तो मुझे इसे किसी भी तरह से करने में सक्षम होना चाहिए। हो सकता है कि मैं उसकी दृष्टि को कोहरे या धुएं से अवरुद्ध कर दूं। नहीं, उसके पंखों का एक साधारण फड़फड़ा ही ऐसी छोटी छोटी चालों से छुटकारा पाने में सक्षम होगा। इसके अतिरिक्त भले ही वो एक आंतरिक विस्फोट करने में सक्षम था, वो हवा से बाहर दस्तक देने के लिए पर्याप्त नुकसान का सामना नहीं कर सका। टोकुंटा उसके लिए बहुत बड़ा था, उसे भागने की जरूरत थी, लेकिन जिस क्षण उसने इसके बारे में सोचा, वह जानता था कि उसके लिए बचना असंभव है। उन्होंने उसे कभी दूर नहीं जाने दिया और वह अभी भी उस अवस्था में नहीं था जहां वह ताना बाना का उपयोग कर सके। नहीं, भले ही वह इसका उपयोग कर सके, फिर भी उसे इसे सक्रिय करने के लिए 10 मिनट की आवश्यकता होगी। जादू काम नहीं करेगा, अन्यथा जिस दूसरे का उसने शिकार किया वह नहीं खाया जाता। यह एक पूर्ण संकट था। टोकुंटा को नीचे ले जाने के लिए उसे एक बड़े शक्तिशाली मंत्र की आवश्यकता होगी, न कि छोटे कमजोर लोगों के झुंड की। लेकिन इस समय मानव ऐसे किसी जादू का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। अगर मैं ऐसा नहीं कर सकता तो मुझे जमी हुई नदी को ले जाना होगा। लेकिन जमी हुई नदी को स्थिर होने में कम से कम 1 सप्ताह का समय लगेगा। वह बाहर आया था क्योंकि अगर उसे खाना और पानी नहीं मिला तो वह मर जाएगा। मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। मानव ने अपना मन बना लिया। वह नहीं जानता था कि यह कितना स्थिर होगा। अगर उसने एक भी गलती की तो उसका शरीर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाएगा, लेकिन यहाँ मरने से बेहतर कुछ भी नहीं था। इसी सोच के साथ मानव ने अपने बैग से फ्रोजन रिवर निकाल लिया। दूर से एक चीख के साथ कुछ उनकी ओर उड़कर आ रहा था। टोकुंटा सहित सभी ड्रेक अपनी निगाहें उस आकृति पर केंद्रित करने के लिए मुड़े जो आ रही थी। मानव मदद नहीं कर सका, लेकिन जब उसने प्राणी का आकार देखा तो बड़बड़ाया। ये फीनिक्स था, वही आदमी जिसे मानव ने अपने मन का उपयोग करके ठीक किया था। अब अत्यधिक क्रोध से भरी गर्मी को बुझाते हुए टोकुंटा में चिल्ला रहा था। फीनिक्स के पंख तेजी से जल गए और जल्द ही एक जंगली लौ ने पूरे क्षेत्र को ढंक दिया और पंखों से आने वाली लपटों ने छोटे फीनिक्स का निर्माण किया। ये छोटे फीनिक्स फिर चिल्लाए और ड्रेक की ओर धराशायी हो गए। मानव ने अपने दांत जकड़ लिए। वह जानता था कि क्लोन बनाने के लिए उसके पंखों को जलाने के इस कौशल का क्या मतलब है और इसकी कीमत क्या है।
वो अपने जीवन को ईंधन के रूप में उपयोग कर रहा है। इसका मतलब था कि फीनिक्स अपनी जान जोखिम में डाल रहा था। फिर भी इसका बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि ड्रेक आग के प्रतिरोधी थे। उन्हें फीनिक्स के प्राकृतिक दुश्मन माना जा सकता है, लेकिन फीनिक्स की लॉ ने हार नहीं मानी और वैसे भी उनसे चिपकी रही। एक लड़ाई में प्रवेश करने का केवल एक ही कारण था कि वह जीत नहीं सका, फिर भी इतनी दृढ़ता से लड़ना जारी रखा। समय निकालने के लिए? क्या तुम मुझे भागने के लिए कह रहे हो? मानव अपराध बोध से भर गया था। अगर वो थोड़ा और शांत और संयमित होते तो शायद ऐसा नहीं होता। उसके लौटने के बाद सब कुछ एक फ्लैश था, फिर भी उसने माना था कि उसने अपने गार्ड को ढीला या कम नहीं किया था। अब ऐसा लग रहा था कि वह केवल अपने आप को आश्वस्त कर रहा था। 4000 साल किसी को भी पागल करने के लिए काफी लंबा था, और जब वह बाहर आया तो वह जिस दुनिया से मिला वह उससे बहुत अलग था जो वह जानता था। गरीब जादूगर की क्षमता ने उसकी इंद्रियों को मंद कर दिया और किसी भी संकट का अनुभव करने में उसकी विफलता जहर बन गई। मानव को आखिरकार एहसास हुआ, इस बार उन्होंने जो जीवन शुरू किया था उसमें कोई निराशा या दबाव नहीं था। तो अंत में उसने पाया कि वह पर्याप्त निर्णायक नहीं था। मानव ने अपना होंठ और खून उसकी ठुड्डी पर लुढ़क गया। अपमान, क्रोध, पछतावा, सबसे बड़ी बात जो उन्होंने महसूस की वह थी अपने आप में निराशा। दयनीय, आप दयनीय हैं, आर्यन। मानव ने स्थिति का जायजा लिया। वो उस समय को बर्बाद नहीं कर सकता था जिसे फीनिक्स उसके लिए सख्त खरीद रहा था। फिर भी उसने भागने की योजना नहीं बनाई थी। मानव ने चारों ओर देखा। ड्रेक सभी का ध्यान फीनिक्स पर केंद्रित था। ये क्षण ही एकमात्र मौका हो सकता है जो उसे मिल सकता है। उसने जल्द ही एक गुफा देखी जो चट्टान के ढहने वाले हिस्से से बनी थी और बिना किसी हिचकिचाहट के उसमें उड़ गई। टोकुंटा के किसी हमले से प्रवेश द्वार किसी भी समय अवरुद्ध हो सकता है, लेकिन उसके पास इसकी परवाह करने का समय नहीं था। गुफा कुछ हद तक अंधेरी थी। मानव बिना देर किए बैठ गए। मानव ने ये सब पीने से पहले एक पल के लिए अपने हाथ में जमी हुई नदी को देखा। इसके तुरंत बाद उसकी आंखें गड़गड़ाहट की तरह चमक उठी।